जैसा कि आपने प्रेस पार्ट में देखा था कि मित्सु अपने दोस्तों को किस तरह से बचा लेता है, जहाँ पर मित्सु के टीचर परवीन के पास आकर कहते हैं कि परवीन, मित्सु कहाँ पर है? वो बस से नीचे गिर गया था, क्या तुमने उसे बचा लिया? और ये सब सुनकर परवीन कुछ नहीं कहता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है, क्योंकि मित्सु अब भी सुमेरी से नाराज था, क्योंकि उसने अभी तक अपनी आइडेंटिटी छुपाई। और उसके बाद सुमेरी भी पाको बनकर परवीन के पीछे पीछे चली जाती है, जहाँ पर परवीन उसे अपने पास आने से रोक देता है और कहता है कि मिस सुमेरी, आप यहाँ से वापस चली जाओ, यहाँ पर बहुत खतरा है। और ये सब सुनकर सुमेरी को काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि वह उसे अब फ्रेंड नहीं समझता। अगर वो समझता तो वह उसे पाको बोलता और उसे अपने साथ आने के लिए मना नहीं करता। और उसके बाद पाको उसे सब कुछ बताती है कि क्यों उसने अभी तक अपनी आइडेंटिटी उसे क्यों छुपाई। और ये सब जानकर परवीन अपने मन में कहता है कि सच में सुमेरी उससे बहुत प्यार करती है और मैं खामा उसे गलत समझ रहा था। उसके बाद वे दोनों मिलकर डॉक्टर ऑक्टो के सीक्रेट ठिकाने पर पहुंचते हैं, जहां पर मित्सु अपने रोबोट को देखता है और वह उसे देखते ही अपने आप को नहीं रोक पाता है और तेज़ी के साथ उसके पास चला जाता है। और उसे जाते हुए देखकर पाको उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन परवीन नहीं रुकता है और वह अपने रोबोट से कहता है कि रोबोट रोबोट तुम्हें हुआ क्या है? आंखें खोलो, आंखें। और जब उसका रोबोट आंखें खोलता है तो वह अपने सामने परवीन को देखता है और कहता है कि मित्सु, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ से चले जाओ, ये एक ट्रैप है जो तुम्हें पकड़ने के लिए रखा है, वो भी डॉक्टर ऑक्टो ने। और ये सब सुनकर परवीन एकदम चौंक जाता है। अब आगे परवीन कहता है कि रोबोट जी, तुम क्या बोल रही हो? और तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है किसी के चलने की। और परवीन जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो अपने सामने एक शख्स को देखता है, जिसे वो अच्छी तरह से जानता है कि वह है कौन। और वह हंसकर कहता है कि कैसे हो परवीन नंबर 1, तुमसे फिर से मिलकर अच्छा लगा। और उस शख्स की आवाज़ सुनकर परवीन कहता है कि डॉक्टर ऑक्टो, तुम मेरे दोस्त को अपने साथ क्यों लेकर आए हो? आके मेरे दोस्त ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है जो तुम उसके पीछे पड़े हो? और ये सब सुनकर डॉक्टर ऑक्टो हंसने लगता है और कहता है, वाह परवीन वाह, अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता? मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है कि परवीन भी तुम हो और मित्सु भी तुम हो। और यहाँ पर जो लड़का जहीं पर लेटा हुआ है, जिसे तुम अपना दोस्त कहते हो, वो तुम्हारा ही कॉपी रोबोट है। और ये सब सुनकर तो परवीन एकदम शॉक हो जाता है और कहता है कि डॉक्टर ऑक्टो, तुमको इस बारे में कैसे पता चला कि मेरा दोस्त एक रोबोट है? और परवीन की बात सुनकर डॉक्टर ऑक्टो हंसने लगता है और कहता है, इसका बहुत ही आसान सा उदाहरण है। जब मैं तुम्हारे दोस्त को अपने साथ लेकर आया था तो मैं भी उसे देखकर हैरत में पड़ गया था, क्योंकि इससे पहले मैंने तुम्हारा पेज देखा था और जब तुम्हारे दोस्त और तुम्हारा पेज सेम था तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि भला कोई शख्स खुद के साथ कैसे हो सकता है। तुम्हारा दोस्त उस समय पर बेहोश हो चुका था, इसीलिए मैंने अपने डॉक्टरों से उसका इलाज करवाने के लिए बोला। और जब तुम्हारे दोस्त को एक्सरे मशीन के अंदर डाला तब पता चला कि तुम्हारा दोस्त एक रोबोट है। ये सब जानकर तो मैं एकदम समझो बेहोश हो चुका था, लेकिन मैंने किसी तरीके से अपने आप को संभाला कि सच में तुम्हारे पास एक एडवांस टाइप का रोबोट है जो अभी तक किसी के पास नहीं है, जो इंसान की हूबहू कॉपी है। वैसे मानना पड़ेगा परवीन, तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाने में काफ़ी एक्सपर्ट हो, लेकिन तुम ये मुझसे ज़्यादा देर तक नहीं छुपा सकते, क्योंकि ये बात जल्द ही पूरी दुनिया जान जाएगी। इस दुनिया में डॉक्टर ऑक्टो ही राज करेगा और कोई नहीं। और ये सब सुनकर परवीन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहता है, झूठे सपने मत देखा करो डॉक्टर ऑक्टो, ये सपना तुम्हारा हमेशा सपना ही रह जाएगा जब तक कि हम परवीन मौजूद हैं, इस पूरे जापान के रखवाले। और ये सब सुनकर डॉक्टर ऑक्टो कहता है कि बच्चे, बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, क्या ये सब तुम्हारी मॉम डैड ने नहीं सिखाया? और वह इतना बोलकर परवीन को मारने के लिए कुछ लोगों को भेज देता है, जहाँ पर परवीन गुंडों के बीच गिर जाता है। और तभी वहाँ पर पीछे से पाको आ जाती है और उन सभी को मारने लगती है और परवीन भी मारने लगता है। उन सभी को मारने के बाद पाको और परवीन उन सभी को बाहर फेंक देते हैं। और उन सभी को पीटने के बाद परवीन डॉक्टर ऑक्टो से कहता है कि मेरे मॉम डैड ने
मुझे अच्छी तरीके से सिखाया है कि बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए और कैसे नहीं। लेकिन उनमें से कुछ बड़े लोग ऐसे भी होते हैं जो बड़े तो हो जाते हैं लेकिन फिर भी उनकी अकल ठिकाने पर नहीं आती। वो सिर्फ एक ही भाषा समझते हैं, वो है लात घूसों की। बैल तुम्हारे आदमी ने तो सीख लिया, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। और परवीन इतना बोलकर डॉक्टर ऑक्टो को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है कि तभी डॉक्टर ऑक्टो अपनी जेब से एक बटन निकालता है जिसे वो दबा देता है, जिस कारण उस कमरे में एक अजीब सी बेज बनने लगती है, जिस कारण परवीन और पाको एकदम कमज़ोर पड़ जाते हैं। और तभी डॉक्टर ऑक्टो के आदमी परवीन को पकड़ लेते हैं। परवीन उनसे छुड़ाने की कोशिश करता है अपने आप को, लेकिन वह नहीं छुड़ा पाता है। और ये सब देखकर परवीन कहता है कि मुझे हुआ क्या है और मैं इतना कमज़ोर कैसे हो गया। और सेम पाको भी यही बोलती है कि परवीन मेरी भी ताकत अब काम नहीं कर रही, ऐसा क्या हो गया है हमारे परवीन सेठ को। तो डॉक्टर ऑक्टो हंसते हुए कहता है तुम लोगों के परवीन सेठ अब बिल्कुल बेकार हैं, ये अब कुछ काम के नहीं, जो इस कमरे में बिल्कुल बेकार है। क्योंकि इस कमरे के अंदर मैं चारों ओर एक ऐसे गैजेट फिट किए हैं जिसके कारण सभी की एनर्जी डाउन हो जाती है। तो परवीन सेठ की क्या औकात मेरे आगे। और तभी डॉक्टर ऑक्टो कहता है जानते हो परवीन, तुमसे मिलने से पहले मैं कुछ सोच रहा था कि मैं तुमसे किस तरह से बता लूँ, क्योंकि मैं एक बच्चे से हार गया, वो भी 14-15 साल के एक बच्चे से। और ये सब सुनकर परवीन कहता है 14-15 के नहीं 16 का हो, क्योंकि इसके 2 महीने बाद मैं 16 का हो जाऊंगा। और ये सब सुनकर पाको कहती है कि परवीन तुम्हारा बर्थडे 2 महीने बाद है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तो परवीन कहता है बता भी देता तो क्या होता। तो पाको कहती है कुछ नहीं, मैं तुम्हारे बर्थडे की तैयारी कर लेती। तो परवीन कहता है वो तो तुम कभी भी कर सकती हो, क्योंकि अभी भी 2 महीने बाकी हैं। और ये सब सुनकर डॉक्टर ऑक्टो को काफ़ी गुस्सा आता है और कहता है तुम दोनों यहाँ पर मेरी कैद में हो और बोल तो ऐसे रहे हो कि तुम यहाँ से ऐसे ही आज़ाद हो जाओगे। तुम नहीं जानते क्या कि तुम डॉक्टर ऑक्टो की कैद में हो। तो परवीन कहता है क्या फ़र्क पड़ता है, हम तुम्हारे कैद में हैं तो। और परवीन की बात सुनकर डॉक्टर ऑक्टो कहता है कि परवीन तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने तुमको बंदी बना लिया है। तो परवीन हंसते हुए कहता है क्या कहा बंदी, और हम लोगों को, ये तो तुम भूल ही जाओ, क्योंकि तुम ज़्यादा देर हम लोगों को बंदी नहीं बना के रख सकते, क्योंकि कुछ ही देर में अगर हम अपने घर नहीं पहुँचे तो पायन और बीवी को पता चल जाएगा कि हम तुम्हारी कैद में हैं। और उसके बाद वो दोनों यहाँ आकर यहाँ इतनी तोड़ फोड़ करेंगे जितना कि तुम्हारे पुराने वाले सीक्रेट बेस पे किया था। पता है ना तुमको, हम सब ने मिलकर तुम्हारी क्या हालत की थी। और ये सब सुनकर डॉक्टर ऑक्टो को काफ़ी गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहता है कि परवीन जितना हंसना है हंस लो, क्योंकि इसके कुछ ही देर बाद मैं जो करने वाला हूँ उसके बाद तो तुम चारों परवीन मिल भी जाओ तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं बहुत जल्द तुम्हारे ही जैसे कॉपी रोड जैसे रोबोटों की एक पूरी आर्मी बनाऊंगा और उस पूरी आर्मी को इस शहर के पूरे जापान लोगों के बीच में छोड़ दूंगा, जहाँ पर वो सारे लोग उन सभी लोगों को मार डालेंगे और उनकी जगह ले लेंगे। फिर धीरे धीरे कर इसी तरह से डॉक्टर ऑक्टो इस पूरी दुनिया पर राज करेगा, फिर पूरी दुनिया पर मेरा ही राज होगा। और इसे सुनकर परवीन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहता है तुम्हें तो डॉक्टर ऑक्टो कहता है हाँ मुझे पता है तुम मुझे मारने के लिए बारे में सोच रहे हो, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इस वक्त तुम मेरे कैद में हो और जहाँ पर तुम्हारी कोई भी पावर काम करने नहीं वाली। और तुमको एक और बात बताता हूँ, यह सुनकर तुम्हें काफ़ी खुशी होगी, मैं तुम लोगों को तब तक नहीं मारूंगा जब तक कि तुम खुद ही अपनी आंखों से ये सब नहीं देख लेते। और इसके लिए सबसे पहले मैं तुम्हारे रोबोट के टुकड़े टुकड़े करूँगा, ताकि मैं ये जान सकूं कि उसे किस तरह से बनाया गया है। और इसे सुनकर परवीन एकदम चौंक जाता है और कहता है क्या। और डॉक्टर ऑक्टो हंसते हुए कहता है क्यों चौंक गए क्या, पर यही सच्चाई है, मुझे अगर तुम्हारे रोबोट के बारे में जानना है तो उसके टुकड़े टुकड़े तो करने ही पड़ेंगे, तभी तुम उसके बारे में पता चलेगा। और इसे सुनकर परवीन को काफ़ी गुस्सा आता है और गुस्से में डॉक्टर ऑक्टो को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है और उसके आदमी को हाथ से छूटकर उसका गला पकड़ लेता है कि तभी
डॉक्टर ऑक्टो के आदमी परवीन के पीछे आकर एक डंडे के जरिए उसे जोरदार हिट करते हैं, जिसकी वजह से परवीन वहीं गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। और ये सब देखकर पावर कहती है कि परवीन, और ये सब देखकर तभी डॉक्टर ऑक्टो कहता है इन दोनों को यहाँ से ले जाओ और तीसरे नंबर के कमरे में बंद कर दो ताकि ये वहाँ से बाहर ना निकल सकें। और ये सब सुनकर डॉक्टर ऑक्टो के आदमी कहते हैं जी सर, आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या परवीन को आप इसी तरीके से छोड़ देंगे? क्या सर हम इसका परवीन सेट ले सकते हैं? क्योंकि अगर इसके पास परवीन सेट रहा तो ये उसमें आकर कुछ भी कर सकता है। और इसे देखकर तभी पाओ कहती है कि खबरदार, अगर तुम लोगों में से अगर किसी ने परवीन का परवीन सेट लगाने की कोशिश की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। और इसे देखकर डॉक्टर हंसते हुए कहता है वाह वाह क्या बात है, तुम मेरी कैद में हो और मुझे इस तरह से ऑर्डर दे रही हो, लेकिन फिर भी ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगा तो लोग सोचेंगे कि माँ डॉक्टर ऑक्टो ने एक बच्चे को बंदी बना लिया। क्योंकि यदि परवीन अपना परवीन सेट नहीं पहनेगा तो कैसे पता चलेगा कि वो परवीन है। और ऐसा सुनकर डॉक्टर ऑक्टो के सभी आदमी हंसने लगते हैं। फिर डॉक्टर ऑक्टो के आदमी परवीन बागो को अपने साथ ले जाते हैं और एक कमरे के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि बॉस ने कौन से वाले रूम में इन दोनों को डालने के लिए बोला था। तो दूसरा आदमी कहता है क्या फ़र्क पड़ता है, किसी में भी डाल दे, क्योंकि यहाँ पर इनकी कोई भी पावर काम करने नहीं वाली, जो यहाँ से ये आज़ाद हो जाएंगे। तो इसे सुनकर डॉक्टर ऑक्टो का आदमी कहता है हाँ हाँ यार, तू एकदम ठीक बोल रहा है, ये दोनों यहाँ से कैसे भाग सकते हैं जब इनकी यहाँ पर कोई भी पावर काम करने नहीं वाली। और वह इतना कहकर हंसने लगता है। फिर वे दोनों मिलकर परवीन पाको को उस कमरे में बंद कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर पाको परवीन के पास आकर कहती है कि परवीन उसमें आओ, उसमें आओ। फिर पाको सोचती है कि परवीन इस तरह से उसमें तो नहीं आएगा, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। और तभी उसकी नज़र उस कमरे में रखे एक बर्तन में पड़ती है जिसमें पानी भरा होता है। और वह उसके पास जाकर वहाँ से कुछ पानी लेती है गिलास से और परवीन के ऊपर छिड़कने लगती है, जिससे कि परवीन होश में आ जाता है। परवीन जैसे ही होश में आता है तो वह अपने सामने पाको को देखता है और कहता है कि डॉक्टर ऑक्टो कहाँ है और मेरा रोबोट कैसा है। तो पाको कहती है अभी तो कुछ नहीं हुआ तुम्हारे रोबोट को, लेकिन बहुत ही जल्द वे तुम्हारे रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। और इसे सुनकर परवीन को काफ़ी गुस्सा था और वह गुस्से में कहता है मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, मैं किस तरह से अपने रोबोट की जान बचाऊं जबकि मेरी कोई भी पावर यहाँ काम नहीं करने वाली। और वह गुस्से में आकर सामने वाली एक दीवार में पंच करता है, जिससे कि उसकी पूरी की पूरी दीवार टूट जाती है। और इसे देखकर परवीन एकदम हैरान हो जाता है और एकदम चौंक जाता है और कहता है कि ये कैसे हो गया, वो भी मेरे हाथ से, जबकि यहाँ पर मेरी कोई भी पावर काम करने नहीं वाली। और ये सब सुनकर तभी पावर कहती है हाँ परवीन तुम एकदम ठीक बोल रहे हो, मैं भी यही सोच रही थी। और वह इतना कहकर वह भी ट्राई करती है अपनी पावर को चेक करने के लिए कि उसके पास पावर है कि नहीं। और वह एक सामने वाली दीवार पर वह भी एक मुक्का मारती है, जिसकी वजह से उसकी भी पूरी की पूरी दीवार टूट जाती है। और ये सब देखकर उन दोनों को पता चलता है कि उनके पास अभी भी पावर है। और ये सब देखकर तभी परवीन कहता है मुझे लगता है कि इस कमरे में हमारी पूरी तरह से पावर काम कर रही है, जितना बाहर काम नहीं कर रही थी। तो पावर कहती है हाँ परवीन तुम एकदम ठीक बोल रहे हो, क्योंकि जब डॉक्टर ऑक्टो के कुछ आदमियों ने हमें बंदी बनाया था तो उस टाइम उसके दो आदमियों ने हम दोनों को उस कमरे में डाला था। तो वो आपस में बात कर रहे थे कि हम दोनों को किस कमरे में डालें। और काफ़ी सोचने के बाद उन दोनों ने हम दोनों को इस कमरे में डाल दिया कि शायद उन लोगों को पता नहीं था कि इस कमरे में हमारे पावर काम कर सकते हैं। तो परवीन कहता है ये तो अच्छा हुआ, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और वह इतना कहकर आगे बढ़ने लगता है कि तभी उसका परवीन बेस्ट बनने लगता है। और परवीन कहता है कि इस टाइम तुम मेरे सामने मौजूद हो तो पता नहीं मुझे कौन परेशान कर रहा है। तो पावर गुस्से में कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें परेशान करती रहती हूँ। तो परवीन कहता है और नहीं तो क्या, दिन भर की सारी बकवास मुझे सुनाती पड़ती रहती हो। तो पावर कहती है गुस्से में तुम्हें मेरी बात बकवास लगती है, मैं तुमको क्या बताया था कि मेरे घर के सामने एक पप्पी रहता है जो बिल्ली से कुछ नहीं कहता। और ऐसा सुनकर परवीन कहता है हाँ हाँ पता है मुझे, तुमने क्या क्या बकवास की थी मुझसे।
मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे कॉल उठाने दो कि कौन है। और परवीन जैसे ही कॉल उठाता है तो वो देखता है कि पायन का कॉल है। पायन कहता है कि परवीन तुम कहाँ पर हो, यहाँ पर तुम्हारे सारे फैमिली वाले परेशान हो रहे हैं और तुम्हारे टीचर बता रहे थे कि तुम खाई में गिर गए, क्या तुम ठीक हो? तो परवीन कहता है हाँ मैं एकदम ठीक ठाक हूँ, मैंने ही तो उन सभी लोगों को बचाया था और बाद में मैं डॉक्टर ऑक्टो के सीक्रेट बेस पर पहुँच गया उसे पकड़ने के लिए। तो पायन कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम अपने रोबोट को तो ऑन कर जा सकते थे ना। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे फैमिली वाले कैसे परेशान हो रहे हैं, वो ही तुम्हारे लिए। जब उनको पता चला कि तुम एक खाई में गिर गए हो और तुमने उनको बताया भी नहीं कि तुम जिंदा हो या मर गए, मेरा मतलब कम से कम ये तो कह जाते कि मैंने मिस्सू को बचा लिया है, वो आ जाएगा। वहाँ से चुपचाप चले गए। तो परवीन कहता है वो ना यार, मैं उस वक्त कुछ ज़्यादा परेशान था इसलिए टेंशन में आकर ऐसे ही चला गया, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्द आ जाऊँगा। तुम किसी तरीके से मेरी मॉम को संभाल लेना, क्योंकि मेरी मॉम मेरे लिए काफ़ी परेशान हो रही होंगी। तो पायन कहता है हाँ यार तू एकदम ठीक बोल रहा है, तेरी मॉम जब से रोई जा रही है और तब से देख रहा हूँ तेरी मॉम शांत होने का नाम नहीं ले रही। मैंने उनको काफ़ी समझाया था कि चिंता मत करो मिस्सू आ जाएगा, लेकिन वो मेरी बात को समझती नहीं, मैं क्या करूं? तो परवीन कहता है हाँ यार मैं समझ सकता हूं तेरी बात को, तू कहना क्या चाहता है, लेकिन तू किसी तरह से मेरी मॉम को मैनेज कर ले, तब तक मैं इस डॉक्टर ऑक्टो को ठिकाने लगाता हूं, क्योंकि इसने मेरे रोबोट को किडनैप जो किया था। और ये सुनकर पायन चौंक जाता है और पायन कहता क्या, तो शायद इसीलिए तुमने अपने रोबोट को ऑन नहीं किया था? तो परवीन कहता है हाँ, इसीलिए मैंने अपने रोबोट को ऑन नहीं किया था, क्योंकि वह उसके कब्जे में था। अब मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब मत करो, मुझे कई काम करने हैं। और वह इतना कहकर कॉल कर देता है। लेकिन तभी पायन कुछ पूछने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक कॉल कट हो चुका होता है और वह कुछ सोचने लगता है और कहता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और उसके बाद परवीन पाको को दिखाया जाता है, वो वहाँ पर पूरी तरह से तबाही मचाने लगते हैं और उसकी सारी मशीनों को तोड़ने लगते हैं, जिससे कि वह फिर से अपनी कोई मशीन को यूज ना कर सके उनके खिलाफ। और ये सब देखकर डॉक्टर ऑक्टो को काफ़ी गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर अपने आदमी का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है क्या तुमने उन दोनों को 3 नंबर वाले कमरे में डाला था या किसी और रूम में छोड़ दिया? और ये सब देखकर डॉक्टर ऑक्टो का आदमी डरने लगता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। और डॉक्टर ऑक्टो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वो अपने सामने परवीन पाको को देखता है और कहता है कि तुम दोनों? और डॉक्टर ऑक्टो की बात सुनकर परवीन कहता है हाँ हम दोनों, वो भी सही सलामत तुम्हारे सामने खड़ी हैं। तुम कुछ बोल रहे थे मेरे रोबोट के टुकड़े टुकड़े करने के बारे में, क्यों ना मैं तुम्हारी टुकड़े टुकड़े कर दूं, तो कैसा रहेगा? और ये सब सुनकर डॉक्टर ऑक्टो एकदम डर जाता है और कहता है कि मेरे सामने मत आना। और ये सब देखकर परवीन कहता है वाह वाह वाह, क्या बात है डॉक्टर ऑक्टो, तुम तो एक छोटे बच्चे से डर रहे हो। तुमने पिछली बार भी ऐसा किया था, मुझे एक छोटा बच्चा समझ कर छोड़ दिया था, तभी तो मैं तुम्हारी हालत खराब करती थी और वही गलती आज तुम फिर से दोहरा रहे हो। क्या तुम एक ही गलती को बार बार दोहराते रहोगे? क्यों ना आज मैं तुम्हारा किस्सा ही खत्म कर दूं। और वह इतना कहकर उसकी तरफ मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है कि तभी डॉक्टर ऑक्टो एक छड़ी उठा लेता है, वो भी धारदार वाली, और वह परवीन से कहता है कि सामने मत आना। तो परवीन हंसते हुए कहता है ये सब मेरे पे काम करने नहीं वाले, ये सब बेकार है, इसे फेंक दो। तो डॉक्टर ऑक्टो हंसते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है ये हथियार मैंने तुम्हें मारने के लिए आगे बढ़ाया है? नहीं। और वह हंसते हुए एकदम से उसके रोड पर उस हथियार को रख देता है और कहता है जल्द से जल्द अपना परम सेट मेरी तरफ फेंक दो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे रोड के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और ये सब सुनकर परवीन डर जाता है और कहता है नहीं रुको, तुम मेरे रोड को कुछ मत करना, मैं तुम्हें अपना परमिशन अभी देता हूँ। और ये सब बोलकर अपना परमिशन निकालने लगता है और डॉक्टर ऑक्टो के हाथ में रख देता है, जिसे डॉक्टर ऑक्टो पहन लेता है और परवीन से कहता है तुम कुछ बोल रहे थे ना परवीन मुझसे कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वैसे मेरे पास बिगाड़ने के लिए बहुत कुछ है। तुमने जो मेरा नुकसान किया है उसकी भरपाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी और इसके लिए मैं तुम्हारे रोबोट को पूरी तरह से तबाह कर दूंगा, जिससे तुम्हें इस बात का पछतावा रहे कि तुमने डॉक्टर ऑक्टो से पंगा लिया, महान डॉक्टर ऑक्टो से। और वह इतना कहकर डॉक्टर ऑक्टो
उसके रोबोट को उस हथियार से काटने वाला होता है कि तभी पाको ज़मीन पर एक लात मारती है, जिससे उसका पूरा का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है और वह नीचे ज़मीन पर जाकर गिरता है, जिससे कि उसका हेलमेट निकल जाता है। क्योंकि डॉक्टर ने जल्दी जल्दी में परमानेंट मास्क का बेल्ट भी नहीं लगाया था। परमानेंट अपने रोबोट के पास जाता है और उसे उठाने लगता है, लेकिन उसका रोबोट बेहोश हो चुका था, उसमें नहीं आता क्योंकि वह काफ़ी कमज़ोर हो गया था। तो परमानेंट को एक आइडिया आता है, वह उसे ऑफ कर देता है और फिर से ऑन करता है, जिससे उस रोबोट को होश आ जाता और वह अपने सामने मिस्सू को देखता और कहता है कि मिस्सू, तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, तुम उस डॉक्टर ऑक्टो को छोड़ना मत, क्योंकि ये इस बार छूट गया तो पता नहीं क्या क्या तबाही मचाएगा। तो परमानेंट कहता है तुम इसकी चिंता मत करो रोबोट, मैं इसे देख लूँगा। और वह इतना बोलकर उसके सामने जाकर अपना परमानेंट मास्क उठाता है और पहनने लगता है, जिसे देखकर डॉक्टर ऑक्टो समझ जाता है कि उसकी अब खैर नहीं, यहाँ से भागने में भलाई है। वह तेजी से परमानेंट चादर के जरिए उड़ने लगता है, जहाँ पर परमानेंट जंप मारते उसकी टांग से लटक जाता है। तभी पाको कहती है कि परमानेंट, तुमने अपनी परमानेंट की चादर नहीं पहनी, तुम ऊपर से गिर जाओगे। लेकिन परमानेंट कुछ नहीं सुनता है, वह उसकी टांग पकड़े रहता है। और तभी डॉक्टर ऑक्टो क्या करता है, वह देखता है कि परमानेंट ने उसकी टांग पकड़ ली है, तो वह उसे लात मारने लगता है उसके मुंह पर। तभी परमानेंट का हेलमेट नीचे चला जाता है, क्योंकि परमानेंट ने जल्दी जल्दी में उसका बेल्ट नहीं लगाया था, जिस कारण उसका हेलमेट निकल जाता है। फिर डॉक्टर ऑक्टो अपनी एक आखिरी लात मारता है, जिसकी वजह से उसके मुंह पर काफ़ी जोर से लगती है। लेकिन फिर भी परमानेंट हार नहीं मानता और उसकी टांगें ऐसी पकड़े रहता है और किसी तरीके से वह उसकी चादर निकाल लेता है, जिसके कारण वह दोनों के दोनों ही खाई में गिर जाते हैं। और इसे देखकर डॉक्टर ऑक्टो भी हार नहीं मानता और वह भी परमानेंट से चादर छीनने की कोशिश करता है और इसी खींचा खांची में उस चादर के 2 टुकड़े हो जाते हैं, जिसके कारण वह दोनों की दोनों खाई में गिर जाते हैं। और ये सब देखकर पाको कहती है कि परमानेंट। और इसी के साथ ये पार्ट नहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।